Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9. But first of all, I would like to tell you something about chapter 8. देखिए chapter 8 मैंने कल आपको पढ़ाया था. Listen to both of you. ये chapter 8 मैंने आपको पढ़ाया था. इसमें 2 लाइन मिस हो गई है, उसको लिख लीजिएगा. ये मैंने एंड किया था कल ही और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए थे. क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, हाउ हैज़ द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. ये इसमें कॉपी से 2 लाइन मिस हो गई थी, तो इसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है. ठीक है, आप इसको पॉज करके इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा. जो मैंने कल आपको दिखाया था सेम है, बस उसमें 2 लाइन नीचे की मिस हो गई थी, वो मैंने यहाँ टाइप कर दिया था कल. आप इसको लिख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि ये आंसर इनकम्प्लीट था. तो ये दोनों लाइन आप लिख लीजिएगा. यस मैम. हाँ बोलिए मैम क्वेश्चन 2 दिखा दीजिए. क्वेश्चन सिर्फ मैम क्वेश्चन 2. बाकी सब ठीक है बेटा, बाकी सब में वैसे ही है जो कल मैंने बताया था वो है. ठीक है, मैंने कल आपको ये कराया था. अगर किसी ने क्लास मिस की है तो वो YouTube से फॉलो कर सकता है. YouTube पे आपका वीडियो गया है. बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस ये आपका जो 5th वाला आंसर, इसमें से 2 लाइन मिस हो गई थी, वो मैंने यहाँ बता दी है, टाइप कर दी है. इसको आप लिख लीजिएगा. इज दैट क्लियर? आप दोनों को क्लियर है मेरी बात? चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका द ग्रासलैंड्स प्रेरीज. चलिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 9. द चैप्टर नेम इज द ग्रासलैंड्स प्रेरीज. चलिए बॉक्स में पढ़ते हैं क्या है. The temperate zone lies between the Tropic of Cancer. The temperate zone lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the North Hemisphere. The temperate zone जो है हमारा कहाँ पर होता है? Tropic of Cancer और Arctic Circle जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पर पाया जाता है. And the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere. और Tropic of Capricorn जो है वो और Antarctic Circle जो है वो, ये दोनों आपके Southern Hemisphere में पाए जाते हैं. The regions covered wild grass and very few plants in the temperate zone. और टेम्परेट जोन जो है एक जोन है जिसको नाम दिया गया है, एक जगह है जिसको नाम दिया गया है. ये जोन जो है वो कवर्ड है वाइल्ड ग्रासेस से, जंगली घासों से घिरा हुआ है. एंड वेरी फ्यू प्लांट्स इन, और बहुत ही कम पेड़ पौधे यहाँ पर हैं. आर कॉल्ड, जिन्हें हम इस जोन को हम ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं. किसको जानते हैं? द रीजन कवर्ड वाइल्ड ग्रास एंड वेरी फ्यू प्लांट्स. जो वाइल्ड ग्रासेस और बहुत कम प्लांट से घिरा हुआ है ये टेम्परेट जोन, इसको हम ग्रासलैंड कहते हैं. In this chapter we will read about the prairies of the North America. इस चैप्टर में हम about the prairies of North America, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. द ग्रासलैंड आर वास्ट. देखिए ग्रासलैंड को ही यहाँ पर प्रेरीज कहा गया है. जैसे कि यहाँ पर बॉक्स में देखिए दिया है, ग्रासलैंड को अलग अलग नाम दिया गया है. नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, एशिया एंड यूरोप में स्टेप्स कहते हैं, और साउथ अमेरिका में पैम्पस कहते हैं. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? नॉर्थ अमेरिका के बारे में, इसलिए इसको प्रेरीज के नाम से बोला जाएगा. बार बार सेंटेंसेस में यही वर्ड आएगा. ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ land with a continuous spread of grassland is our vast stretch of land. ये बहुत ही
वास्ट एरिया में है, इसकी लैंड जो है वास्ट एरिया में फैली है, विद अ कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड ऑफ ग्रास, जिसमें कि बहुत सारी ग्रास है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पिक्चर। These areas do not have tall trees or woody plants. They are known by different names in different parts of the world. These areas do not have tall trees. इन एरियाज में टॉल ट्रीज नहीं है और वुडी प्लांट्स भी नहीं है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें डिफरेंट संसार के अलग अलग भागों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडो और ग्रास लैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेरी मीन्स ही ग्रास लैंड होता है। प्रेरी, मीडो, ये दोनों ग्रास लैंड ही है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। लोकेशन क्या है इसका? द प्रेरीज लाई इन द मिडल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड एक्सटेंड फ्रॉम कैनेडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ एंड फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स in the west to Great Lakes and the river Ohio in the east। क्या है प्रेरीज का लोकेशन क्या है? ये लाई इन द मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, कनाडा तक फैला हुआ है, जो कि कनाडा नॉर्थ में है, और मैक्सिको जो कि साउथ में है वहाँ पे भी फैला है, एंड फ्रॉम रॉकी माउंटेन से होते हुए ये वेस्ट से ग्रेट लेक्स और रिवर ओहियो तक ईस्ट में फैला हुआ है। द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्रेरीज। और दो रिवर्स जो इसमें से बहती हैं कौन कौन सी हैं? मिसिसिपी एंड मिसूरी। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना, और ये क्या करते हैं? ये दोनों रिवर्स प्रोवाइड करते हैं वाटर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। क्लाइमेट क्या है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ग्रासलैंड आर यूजुअली लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड है वो मोस्टली कहाँ पर है? इंटीरियर्स में है। इंटीरियर्स मीन्स आउट एरिया में है, जो कि आपके टाउन से अलग होता है। तो हेंस द प्रेरीज हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर। और वहाँ पर हॉट समर्स में और कोल्ड विंटर्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। दिस रीजन रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, मतलब एवरेज होती है, ना कम ना ज़्यादा। इन विंटर देयर इज़ हैवी स्नोफॉल। और ठंडी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, और रेनफॉल होती है, बारिश होती है। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, पेड़ पौधे। वेजिटेशन वहाँ की कैसी? द क्लाइमेट एंड द सॉयल ऑफ द प्रेरीज आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। यहाँ की जो क्लाइमेट है और जो सॉयल है, मिट्टी है, वो ऑफ द प्रेरीज आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। ये ग्रासेस की ग्रोथ के लिए, घास की ग्रोथ के लिए सूटेबल है। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो ऑन द प्रेरीज। और बहुत ही कुछ पेड़ यहाँ पर उगते हैं, मोस्टली घासें ही उगती हैं। ग्रासेस ग्रो इन स्प्रिंग एंड बाय ऑटम दे टर्न टू हे। और ग्रासेस जब वो ग्रीन ग्रीन उगती हैं स्प्रिंग सीजन में, और ऑटम सीजन में क्या हो जाता है कि वो हे बन जाती है। हे मीन्स होता है भूसा। वो जब घास सूख जाती है, वो येलोइश ब्राउन कलर हो जाती है, तो उसको हम हे कहते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है? The animals found in the prairies have adapted themselves to the climate. The animals found in the prairies have adapted themselves to the climate. और वहाँ पे जो जानवर रहते थे उन्होंने अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग ढाल लिया था। कोयोटे, बैजर, फॉक्स, प्रेरी डॉग आर सम एनिमल्स फाउंड इन द रीजन। कोयोटे एक तरीके का स्मॉल वुल्फ है, बैजर एक तरीके का लकड़बग्गा, हेना जिसको कहते हैं, हाइना, फॉक्स, प्रेरी डॉग, ये सारे वहाँ के उस रीजन के, उस क्षेत्र के एनिमल्स हैं। सम कॉमन बर्ड्स, वहाँ पर कुछ बर्ड्स भी पाई जाती थी। कौन कौन से? गोल्डन ईगल, हॉक, फैल्कॉन एंड क्वेल। क्वेल मीन्स आपका होता है बटेर। फैल्कॉन, हॉक, ईगल में चील जानते हैं, फैल्कॉन, हॉक, ये दोनों अलग अलग प्रजातियों के बाज हैं।
ठीक है, तो ये सारी बर्ड्स भी वहाँ पाई जाती हैं. बिसन वर वाइडली सीन इन द प्रेरीज, हाउएवर दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. बिसन एक तरीके का एनिमल है, ये वहाँ पर पाया जाता था, और लेकिन वो अब नाउ दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मीन्स होता है, देखिए यहाँ मीनिंग दिया, अ स्टेट इन विच अ प्लांट और एनिमल स्टॉप एग्जिस्टिंग. एक ऐसा समय जहाँ पर प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट करना बंद हो जाते हैं. मीन्स प्लांट्स बहुत ज़्यादा, अगर प्लांट्स एक जगह पर नहीं उगेंगे तो कोई भी एनिमल वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी उनको. और जब वो सरवाइव वहाँ पर एग्जिस्ट करना कम कर देंगे तो कर देते तो बिसन नाम का जो एनिमल है उसकी भी प्रजातियाँ कम होने लगी. नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिग्नाइट कोल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द प्रेरीज. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और लिग्नाइट कोल जो है वो वहाँ पर पाया जाता है. इन द recent years oil refineries have also been developed in these areas. ऑयल रिफाइनरीज भी वहाँ पर डेवलप्ड हो गई थी, उनका भी वहाँ पर विकास हो गया था ऑयल रिफाइनरीज का. द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर विंड पावर. और प्रेरीज अपने विंड पावर के लिए भी जाना जाता है. द रीजन कंट्रीब्यूट्स टू विंड पावर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द रीजन कंट्रीब्यूट्स टू विंड पावर, और ये रीजन जो है वो अपना विंड पावर कंट्रीब्यूट करता है, देता है, किसको देता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को. इकोनॉमी क्या थी? द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर्स. यहाँ पर जो लोग रहते थे वो मोस्टली फार्मर्स होते थे, किसान होते थे. देयरफॉर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. इसीलिए यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, खेती था. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड. यहाँ पर जो फसल उगती थी कौन कौन सी थी? वीट, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, राई, कॉटन एंड मेज. ये सारे यहाँ पर फसलें उगाई जाती थीं. Wheat is produced in large quantities in the central and northern prairies. Wheat जो गेहूं था वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था, और कहाँ पर? सेंट्रल और नॉर्दर्न प्रेरीज में सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं उगाया जाता था. Wheat is exported to all the parts of the world. और wheat एक्सपोर्ट किया जाता था, बेचा जाता था, दूसरे संसार के अलग अलग भागों में उसको एक्सपोर्ट किया जाता था. There are large wheat farms in the prairies. और प्रेरीज में लार्ज wheat farms थे, मीन्स गेहूं के काफ़ी बड़े बड़े फार्म्स थे. Therefore this region is called the ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. और इसीलिए इस रीजन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है. लाइफ ऑफ द पीपल. द फार्मर्स ऑफ द प्रेरीज. द फार्मर्स ऑफ द प्रेरीज लिव इन बिग फार्म्स. द फार्मर्स ऑफ द प्रेरीज लिव इन बिग फार्म्स. जो फार्मर थे प्रेरीज जगह के, वो एक बिग फार्म में रहते थे. ईच फार्म हैज़ अ फार्म हाउस और होम स्टेट. हर फार्म में एक फार्म हाउस होता था, और जिसको फार्म हाउस या होम स्टेट दोनों कहते हैं. वेयर फार्मर्स लिव विद देयर फैमिलीज. जहाँ पर फार्मर्स अपने फैमिलीज के साथ रहते थे और वहाँ पर काम करते थे. द फार्मर्स हु लिव ऑन द फार्म आर कॉल्ड काउ बॉयज़. और जो कि वहाँ पर जो फार्मर रहते थे उन्हें काउ बॉयज़ कहते हैं. The western part of this region is hilly and therefore less fertile. और वहाँ की जो वेस्टर्न पार्ट था वो थोड़ा हिली था, यानी कि माउंटेन रीजन था, और वहाँ पर बहुत लेस फर्टाइल और बहुत कम उपजाऊ था. पीपल लिविंग हियर रेयर कैटल. और यहाँ पर लोग जो है पशु को चराते थे. द लैंड्स आर यूज्ड फॉर रेयरिंग कैटल एंड हॉर्सेस. और ये जगह जो है, ये ज़मीन किस लिए यूज़ की जाती थी? कैटल्स को रेयर करने के लिए और हॉर्सेस को रेयर करने के लिए. लास्ट पैरा है आपका, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओवर द ईयर्स मॉडर्न फार्म हाउसेस हैव बीन बिल्ड इन द ग्रासलैंड.
ओवर द ईयर्स मॉडर्न फार्म हाउस, आजकल के समय में काफ़ी साल बाद वहाँ पर मॉडर्न फार्म हाउसेस बनने लगे ग्रासलैंड में। दे आर कॉल्ड रैंचेस, इन्हें रैंचेस के नाम से जाना जाता था। दीज रैंचेस आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड ब्रीडिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। और ये रैंचेस जो थे एग्रीकल्चर के लिए, ब्रीडिंग के लिए और रेयरिंग एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते थे। द एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर देयर मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और ये किस लिए रेयर किए जाते थे, किस लिए पाले जाते थे? मीट के लिए, मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए। मैनी ऑफ दीज फार्म्स एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट, और बहुत सारे फार्म जो थे डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे। इन मैनी ऑफ दीज फार्म्स मिल्किंग ऑफ काउज इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और क्या होता था इन मैनी ऑफ दीज फार्म्स, बहुत सारे फार्म्स में क्या होता था? मिल्किंग ऑफ काउज, काउज का जो मिल्क निकाला जाता था, इज़ डन विद द मशीन, मशीन की मदद से काउज का मिल्क निकाला जाता था। दस मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर इन द रिसेंट ईयर्स, और इसलिए मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर इन द रिसेंट ईयर्स। और आजकल के समय में इसलिए मैनुअल मीन्स जो लोग काम करते थे उसकी जगह पर मशीनें काम करने लगी। तो स्टूडेंट ये चैप्टर मैंने छोटा सा था इसलिए मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर रैंचेस होगा, RANCHES, ठीक है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, AUS होगा यहाँ पर। फर्स्ट वाले में है मीडो, MEA, सॉरी मीडो, रैंचेस है ये। और फिर ऑस्ट्रेलिया है पैम्पस काउबॉयज, ये मैचिंग है। ये आपको कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, मैचिंग आपका होमवर्क है। 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं उसको दिखा देती हूँ, आपको कॉपी में करना है। टाइम ओवर हो रहा है, आपकी क्लास डिसमिस हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। 5 क्वेश्चन आंसर हैं, आपको इसको कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूँगी। आप इसको YouTube फॉलो करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।